हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस तरीके से सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दो मेथड्स थी, सीरीज मेथड एंड पैरेलल मेथड। आज हम जानेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Heating effect of electric current. When an electric current passes through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produces heat. This is called heating effect of electric current. इसका मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास कराई जाती है तो वो कंडक्टर क्या होने लगता है, कुछ टाइम बाद हॉट गर्म होने लगता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हमें हीटिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। अब है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के रीजंस क्या है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके वजह से करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट हमें नजर आता है। When a battery is connected to the ends of a conductor, an electric field is set up in the conductor. इसका मतलब क्या है कि जब हम एक कंडक्टर के एंड्स में बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था, सपोज मेरा ये एक कंडक्टर है तो मैंने इसके साथ क्या कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इसके एंड से मैंने क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। तो क्या होगा, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगा, इट मीन सेटअप होने लग जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में वो क्या करने लगेंगे, एक्सिलरेट करने लगेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो फ्लो करने लग जाएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ को फ्लो कर रहे हैं। अब ये हमारे पास कंडक्टर है, सपोज इस तरीके से कंडक्टर है, इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स आयंस बहुत हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड करने लग जाएंगे, मतलब कोलिजन होने लग जाएगा वहां पर को। और जो यहाँ पर को जो हमारे एटम्स थे, आयंस थे, ये अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ये स्पीड से आएंगे और ये इन एटम्स और आयंस से क्या करने लग जाएंगे, टकराने लग जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। तो जिस वाइब्रेशन से ये मूव कर रहे थे एटम्स और आयंस, इनकी काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये वाइब्रेशंस और तेजी से करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, जब भी एक कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, ये मेरा कंडक्टर है, इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट किया गया इसके एंड को, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। फिर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में सेटअप होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। अब हमें पता है कि कंडक्टर्स में और क्या क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, और वो सब अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स उनके उस डायरेक्शन में आने लग जाएंगे तो अपने जो एटम्स आयंस अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे उनसे वो टकराएंगे, और टकराने से क्या हो जाएगा, वहां पर को उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किनकी, आयंस और एटम्स की। इससे टेम्परेचर, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमें क्या फील होगा कि कंडक्टर गर्म हो गया। अब ये हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हीटिंग इफेक्ट यूज होता है जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि एक किसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हम इलेक्ट्रिक आयरन का ले लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से यूज होता है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द हीटिंग इफेक्ट यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, किस तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। अब देखिए, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आयरन होती है उसमें तीन चीज होती है, एक होती है माइका, एक होती है कॉइल, एक होती है मेटल प्लेट। एक मेटल प्लेट होती है, कॉइल होती है, एक माइका होता है। क्लियर। अब जो माइका है हमारा वो है इंसुलेटर, और मैंने क्या बताया था, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब माइका इज एन इंसुलेटर दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द मेटल पार्ट एंड द कॉइल ऑफ इन एन आयरन। आयरन में जो कॉइल है और जो मेटल पार्ट है उनके बीच में क्या लगी हुई है, माइका लगी हुई है। अब क्या होती है, कॉइल हमारी हीटअप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, गर्म होनी शुरू हो जाती है, और क्या लग जाता है कि करंट पास होने लग जाती है। अब ये करंट जो है माइका के थ्रू मेटेलिक पार्ट में जाती है, और फाइनली क्या हो जाता है, जो मेटेलिक पार्ट है वो हीटअप हो जाता है, और हम उसके बाद अपने क्लोथ्स को आयरन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट काम कर रहा है किसी भी अप्लायंस में, ये हमने जान लिया।
अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हम कहेंगे कि जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी जल्दी वो हीट अप होगा। अब देखिए कैसे क्या होता है। हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट के फ्लो को अपोज करना। इट मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करना। यानी कि कभी भी अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेंगे तो क्या करेंगे, हम उससे रोकने की कोशिश करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ से अपोजिशन लगाना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उतने ज्यादा आयंस इन्वॉल्व होंगे, एटम्स इन्वॉल्व होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ आ रहा है वो आयंस के थ्रू रोका जाएगा। तो जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कौन ले लेंगे, आयंस और एटम्स ले लेंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, एटम्स और आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्लियर। दूसरा है हमारा टाइम। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को या करंट को कितने टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट। किस तरीके से, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हमें नजर आएगा। अब कैसे देखिए हम समझते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हैं, इट मीन्स करंट फ्लो हो रही है। अब जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगी, ठीक है, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगी उतने टाइम के लिए उतनी ज्यादा हीट होगी। कैसे, क्योंकि उतने करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और उनको उतना ज्यादा अपोज करना है, और जितना ज्यादा हम उसको अपोज करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या दिखाई देगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है हमारा अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराई जाएगी उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब कैसे, देखिए करंट किस पे डिपेंड करती है, करंट डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। इट मीन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या फ्लो कराई जाएगी, करंट फ्लो कराई जाएगी। और जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराई जाएगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, हीट इफेक्ट दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट फ्लो होती है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उतना ज्यादा क्या होगा, कोलिजन विद दी आयंस और एटम्स, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा हीट नजर आएगी। इसका मतलब अब एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं इन तीनों बेसिस पे। क्या रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर। जहां आई हमारी करंट, आर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और टी फॉर विच द करंट फ्लोज, जितने टाइम के लिए हमें करंट फ्लो कराई जा रही है। इस लॉ को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक। अब मैंने क्या कहा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहा, फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, द हीट, जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है रजिस्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस। एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए जितनी करंट फ्लो कराई जा रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। जिस करंट के लिए जो रेजिस्टेंस फ्लो कराया जा रहा है, यानी कि सपोज हमने करंट फ्लो कराई और उसमें जो रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, यानी कि जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कराई जा रही है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है कि कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो हीट भी हमारी बढ़ जाएगी। चलिए अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब हम सपोज मान लेते हैं कि आई नाम की एक करंट फ्लो हो रही है एक रजिस्टर पे जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। मैंने कहा आई नाम की करंट फ्लो कर रहे हैं एक रजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। सपोज मान लेते हैं टी टाइम के लिए ये करंट फ्लो कर रही है। ठीक। और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हम क्या मानते हैं, वर्क डन। अब हम कह रहे हैं कि अगर बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस वी आ रहा है, क्लियर, और चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। क्लियर। अब क्या होगा कि सपोज ये मान लेते हैं ये जो वर्क डन है ये कितने टाइम के लिए हो रहा है, टी टाइम के लिए हो रहा है। जो वी क्यू हो रहा है ना, वी इंटू वेलोसिटी इंटू चार्ज, ये कितने टाइम के लिए हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं टी टाइम के लिए हो रहा है। क्लियर। तो हम पावर निकाल देते हैं, तो पावर क्या होगी हमारी, क्या होगी, पावर होगी P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम।
ठीक। अब वर्क डन हमारा v इंटू क्यू था। अब इसका मतलब हमने क्या जाना, q अपॉन टी हमारा क्या होता है, q अपॉन टी होता है करंट। हमने पढ़ा था ना, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो क्या हो गया हमारा, करंट हो गया। यानी कि मैंने कह दिया P इक्वल्स टू वी इंटू आई। क्लियर हो गया। ठीक। अब क्या होता है कि सपोज मैं मान के चलती हूं कि जो एनर्जी है वो सर्किट में टी टाइम के लिए फ्लो कराई जा रही है। ठीक। तो यानी कि एनर्जी अगर मैं निकालूं, दैट मीन्स हीट, क्योंकि जितनी एनर्जी लगेगी उतनी हीट होगी। तो मैंने मान लिया P इंटू टी, मान लिया। अब हमने P क्या निकाला था, वी आई निकाला था, तो वी आई टी। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, मैंने कहा H इक्वल्स टू वी आई टी। क्लियर। अभी मैंने क्या कहा था, देखिए ओम्स लॉ हमने जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर। अभी देखिए V की वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूँ। जब मैंने पुट की तो क्या हुआ, H इक्वल्स टू V की जगह मैंने क्या, आई आर, तो मैंने इसका R ले लिया, I इंटू आई, आई स्क्वायर एंड टी, यानी कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। प्रूव हो गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रेट, जिस रेट से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम होने की, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने की रेट को हम बोलते हैं पावर। क्लियर हो गया। और अभी हमने निकाला था P इक्वल्स टू वी आई। देखिए यहां से हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला रख के दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा P इक्वल्स टू वी इंटू आई। क्लियर। अब मैंने V की जगह पर रख दिया, आई आर रख दिया, ठीक, और इंटू आई कर दिया, तो क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। एक तो फॉर्मूला एक और बन गया, एक डिराइव और कर दिया हमने। दूसरा क्या रख देंगे, देखिए P इक्वल्स टू वी इंटू आई है। अब मैं आई का वैल्यू ओम्स लॉ रख देती हूँ, जैसे V इक्वल्स टू आई आर। इसका मतलब क्या हो गया, V अपॉन आर, यानी कि क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर हो गया। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, क्या होते हैं, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, दूसरा हमारा होता है आई स्क्वायर आर, और तीसरा होता है V स्क्वायर अपॉन आर। एग्जाम में क्या होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इन तीनों के बेस्ड में कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए ये फॉर्मूले जनरली पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में काम आते हैं। देखिए जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं पावर निकालने के लिए। क्लियर। और उसके बाद क्या होता है, सपोज हमारे पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब है हमें एक फॉर्मूला हमें आता होगा तो हम बाकी दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और वहां पर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी मेजरमेंट होगा तो मैंने कहा उसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, WATT वॉट, और जिसको हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई भी हमारे पास यूनिट होगी तो उसको डिफाइन करने को भी आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से यहां पर को हम 1 वॉट को भी डिफाइन करेंगे। तो 1 वॉट क्या होता है, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, वोल्टेज एंड करंट है। तो मैं ये कह रही हूं कि 1 एम्पियर करंट कैरी की जा रही है, कब, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ऑपरेट किया जा रहा है। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो हम उसको 1 वॉट बोल देंगे। तो क्लियर कैसे रखते हैं हम, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया ना। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कभी भी कमर्शियल यूज करते हैं, कहने का मतलब होता है बड़ी बड़ी जगह पे जहां पर जैसे हम घर में ही देख लें, ठीक है, तो जब भी हम कभी पावर को मेजर करते हैं तो वो हम वॉट में नहीं करते, हम किस में करते हैं, किलो वॉट में करते हैं। क्यों करते हैं किलो वॉट में, क्योंकि ये लार्ज यूनिट है। अगर हम वॉट में करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जिससे फिर बाद में कैलकुलेट करने में कठिन होगा, ठीक है, टफ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, लार्जर यूनिट्स ले लेते हैं। क्लियर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। मैंने कहा था ना H इक्वल्स टू P इंटू, सॉरी फिर से देखिए, H इक्वल्स टू P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या हो जाएगी यूनिट, दैट इज वॉट आर। देखो पावर की वॉट हो गई और टाइम की हमारी आर हो गई। लेकिन मैंने कहा कमर्शियल के लिए हम किसे यूज करेंगे, किलो वॉट को। तो क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, किलो वॉट
आर। बच्चों ध्यान रखना कि किलो का स्मॉल के होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये क्या होता है, कमर्शियल यूनिट होती है जो यूज की जाती है। और हम कहते हैं जैसे घर में जब हम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर बताने आता है कि कितनी आपका यूनिट आ गया है, तो वो क्या होता है, यूनिट आया है इतना यूनिट, वो वही यूनिट क्या होती है, किलोवाट आर में होती है। यानी कि एक यूनिट क्या होती है, किलोवाट आर की होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, यानी कि वॉट आर। तो वॉट आर क्या होता है, द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। यानी कि एनर्जी कंज्यूम होती है कब, जब 1 वॉट की पावर दी जाती है 1 आवर के लिए। क्लियर हो गया, 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जब 1 आवर के लिए दी जाएगी दैट इज 1 वॉट आर। और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर, यानी कि 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट। अब हम 1 यूनिट में निकाल लेते हैं कि कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है एनर्जी। एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है ना, तो हम जूल में निकाल लेते हैं। क्लियर। तो 1 किलो, किलो कितना हो गया, अगर मैं वॉट में कन्वर्ट करूँ 1000। देखिए 1 केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। इसी तरीके से 1 किलो वॉट को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वॉट। और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। कैसे, देखिए 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3600 सेकंड। क्लियर। तो क्या हो गया, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड। मैंने क्या किया, इसको पावर में लिख लिया। अब कैसे किया, देखिए यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 2 0, टोटल 5 0। 36 इंटू 10⁵ आ रहा था। मैंने क्या किया, एक पॉइंट लगा करके यहाँ पर 6 लिख लिया। क्लियर। ये हो गया हमारा वॉट सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। ठीक, अब इसको हम चेंज करेंगे तो वॉट सेकंड क्या हो गया, जूल हो गया। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर एक एग्जांपल है, देखिए अगर सपोज मैं किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देती हूं 220 वोल्ट। क्लियर। और करंट हो रही है 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हमें पावर निकालना है। तो क्या हो गया, P इक्वल्स टू V इंटू आई। यानी कि वोल्टेज हमारी कितनी हो गई, 220 वोल्ट, और करंट होगी 0.50। इट मीन्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास, 110 वॉट। और पावर है हमारी, पावर को क्या करेंगे, जूल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। देखिए यहां पर था ना हमारे पास P इंटू टी, क्या था, एनर्जी, E था ना, यहाँ पर क्लियर लिख लेती हूँ मैं। देखिए एनर्जी क्या था, E इक्वल्स टू P इंटू टी। अब हमें निकालना है पावर, तो E अपॉन टी इक्वल्स टू P, तो ये गया जूल पर सेकेंड। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, सारे टॉपिक समझ लीजिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।